तो नए चैप्टर का नाम डालो उपसय संयोजी यौगिक। बातें नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसय संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनके जो अन्य नाम होते हैं संकर यौगिक भी बोलते हैं, जटिल यौगिक भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कि यहां पर ना एक्चुअल में जैसे होता क्या है उपसय संयोजी यौगिक। हमने 11th में उपसय संयोजन आबंध पढ़ा है। ठीक है, उपसय संयोजन आबंध में क्या होता है कि वहां पर क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है, एक ग्राही परमाणु होता है। दाता परमाणु क्या करता है, दाता परमाणु ज्यादातर क्या होता है तुम्हारा, जिसको तुम क्या बोलते हो, लिगैंड वगैरह। ठीक है, तो दाता परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या करता है, दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक ही परमाणु से क्या जाता है, पूरे जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के पास। जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, वहां पर स्थानांतरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्या करेगा, लेगा। जब मैं सहसंयोजी आबंध की बात करता हूं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है। उपसय संयोजी यौगिक में क्या होता है कि उपसय संयोजन आबंध होता है वहां पे, कि जो दाता परमाणु होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो कोई पूछता है उपसय संयोजी यौगिक क्या है, वे यौगिक जिनमें क्या पाया जाता है, उपसय संयोजन आबंध। मतलब इन यौगिकों के पास क्या होगा, इन यौगिकों में उपसय संयोजन आबंध पाया जाता है। उपसय संयोजन आबंध का मतलब क्या होता है कि एक परमाणु क्या करेगा, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध बनाता है। तो इस प्रकार जो बना आबंध होता है उसका क्या बोलते हैं, उपसय संयोजन आबंध। तो इस प्रकार बने आबंध को क्या बोलते हैं, उपसय संयोजन आबंध। उपसय संयोजन आबंध समझना यहां पर, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर मतलब दाता परमाणु जो होगा, दाता परमाणु का मतलब उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन ग्राही जो सामने वाला मतलब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। जो ये एक परमाणु है ये क्या हो जाएगा, दाता परमाणु। मतलब इसके पास क्या होने चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी जाके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि किसी दूसरे परमाणु को, मतलब उस जो सामने वाले परमाणु को जो तुम्हारा दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, उस सामने वाले के पास क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी जाके वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब उपसय संयोजन आबंध में क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है और एक क्या होता है, ग्राही परमाणु।
जैसे मेरे पास क्या है, NH3 है, क्या है, NH3 ये होता है, ये क्या है, अमोनिया, ठीक है, क्या है यहां, अमोनिया। तो अमोनिया का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। बाइटम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 5। मतलब नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्या, बॉन्डिंग के लिए, आबंध बनाने के लिए क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, इस तरीके से ये 5 इलेक्ट्रॉन ले आया, यहां से इससे कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1, मतलब इसका जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहां देखो, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 और तीसरा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 लाएगा। ये हो गया किसकी संरचना, अमोनिया की। मतलब यहां पर एक जो है तुम्हारा पेयर क्या हो गया, बच गया। यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन यहां पर जो आबंधन में है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेष बच गए। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ये समझ लो, ये आवारा इलेक्ट्रॉन जो कि क्या, रासायनिक आबंधन में भाग नहीं लेंगे। अभी ले रहे हैं रासायनिक आबंधन में, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो रासायनिक आबंधन में भाग नहीं लेते। जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उनको बोला जाता है क्या, लुईस क्षार। क्या बोला जाएगा इसको, लुईस क्षार। जिसके पास क्या होता है, मतलब ये क्या कर सकता है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसी सामने वाले को दे सकता है। अरे आ गया, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंद बनाता है। मतलब यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये अमोनिया क्या कर सकता है, इस एक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी दूसरे को दे सकता है। तो मतलब ये क्या हो गया, लुईस क्षार। तो लुईस क्षार कौन होगा, जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। मतलब जिसके पास क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको क्या बोल रहे हैं, लुईस क्षार। उन इलेक्ट्रॉन का उपयोग क्या कर सकता है, वो किसी दूसरे परमाणु को देने में कर सकता है। तो मतलब ये क्या बन गया यहाँ पर, दाता परमाणु। जो लुईस क्षार होगा उसे क्या बोलेंगे, दाता परमाणु। समझ गए, जो NH3 है वो क्या हो गया, दाता परमाणु। और बात भी सही है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा क्लास का, तो लीगेंड होता है। ये जो NH3 आ रहा है, जब हम IUPAC नेम ले रहे तो लीगेंड में ही आ रहा है। मतलब लीगेंड क्या होता था, दाता परमाणु। अब देखना, जैसे NH3 का तो हमने पढ़ लिया, क्या है ये, लुईस क्षार है। क्या है, लुईस क्षार। इसके बाद देखो, जैसे मेरे पास आता है H+ ले लो, चाहे क्या ले लो, H+। अगर H+ भी नहीं ले लो, BF3 ले लो। ये होता है हमारा लुईस अम्ल। क्या होता है, लुईस अम्ल। समझना, बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। बोरोन के बाइटम, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2,3। बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 3। ये आया। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, 2,7। मतलब इसके बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। प्रत्येक फ्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोरोन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ला रहा है सामने। फ्लोरीन का, फ्लोरीन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा। क्या बना देगा यहाँ पे, बॉन्ड।
दूसरा फ्लोरीन क्या करेगा, बोरोन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये बना, और तीसरा फ्लोरीन बोरोन के तीसरे इलेक्ट्रॉन से, ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर फ्लोरीन का ऑक्टेट देखोगे, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रत्येक में हो रखा है। कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन जो बोरोन है उसके पास देखो कितने बॉन्ड बना रखे उसने, 3। एक बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 3 के पास कितना है, 6। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये किसका काम करेगा, मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है, ये लुईस क्षार से। मतलब इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। इसलिए मैंने क्या बोला इसको, लुईस अम्ल, जो कि क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस बॉन्ड से, मतलब एक्चुअल में कहानी क्या है कि जो BF3 है इसने क्या किया, NH3 से क्या लिया, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर ले ली। इस तीर का मतलब समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से इधर नहीं आएगा। इस तीर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आगे की ओर। ये क्या कर रहा है कि जो तुम्हारा यहां पर क्या है, एक परमाणु मान लो, अभी यहां पर ये क्या है, अणु है चाहे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, और कौन से आबंध का निर्माण कर ले रहा है, उपसय संयोजन आबंध। ये जो तीर का निशान है ये किस चीज का निशान है, उपसय संयोजन आबंध का, जिसका मतलब क्या होता है कि NH3 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है किसको, जिस ओर तीर बना है उसको। सुन रहे हो, तो ये कौन सा यौगिक हो जाएगा, जिसके पास क्या होगा, ये तो मैंने तुम्हें मतलब उस तरीके से बताया जो 11th में होता था। सुन रहे हो कि एक क्या होता है लुईस अम्ल और एक क्या होता है लुईस। जो लुईस अम्ल होगा वो दाता परमाणु होगा, जो लुईस क्षार होगा वो दाता परमाणु होगा, जो लुईस अम्ल होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्राही। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दाता होगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ये है इसका मेन बेसिक कि यहां से नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो किसको दे दिए, इस बोरोन को। इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा पूरा। इस तरीके से ये उपसय संयोजी यौगिक में क्या होता है, उपसय संयोजन आबंध होता है। इसके बाद देखो यहां देखो मैंने क्या बोला, जो लुईस अम्ल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। लुईस अम्ल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही। और जो लुईस क्षार होगा वो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन दाता। इतना याद रखना। अब देखना उपसय संयोजी यौगिक पे चलते हैं हम। किस पे, उपसय संयोजी यौगिक। जहां पर भी इस प्रकार की कहानी दिखेगी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ बंद होगा, सुन लिया, क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। इसको क्या बोलते हैं, गुरु कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक पढ़े थे, मंडला कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, गुरु कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो ये कौन सा कोष्ठक है, गुरु कोष्ठक। एक होता है लघु कोष्ठक, ये कौन सा है, गुरु कोष्ठक। तो इस गुरु कोष्ठक के कारण ही जो है यहाँ पर क्या होता है, मतलब इसके अंदर की चीज जो है आयनित नहीं होगी कभी। यहां पर क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है कौन, लिगैंड। कौन जुड़ा होता है, ली। अब बाकी
बाहर की कहानी क्या है, इधर से कुछ होता है यहाँ पे भी और यहां से भी हो सकता है, आएगा वो। ठीक है, ये अभी मैं बता रहा हूं कि मतलब हम जो उपसय संयोजी यौगिक है क्यों बोल रहे हैं उसको। लीगैंड क्या करता है, इस तरीके से बॉन्ड होता है यहाँ पे, मतलब लीगैंड किस चीज का काम कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन दाता का काम। लीगैंड किस चीज का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता। और जो केंद्रीय धातु परमाणु जो कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक तत्व, ये डी ब्लॉक तत्व क्या करेगा, लीगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि लीगैंड किस चीज का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता। लुईस क्षार बन गया, लुईस क्या, क्षार। दूसरा क्या है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो किस चीज का काम करेगा, लुईस अम्ल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। मतलब यहां पर क्या होता है कि एक तो इन यौगिकों के पास जो है जटिल आयन होते हैं, जिसके कारण इनको क्या बोला जाता है, जटिल यौगिक। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें जो है कोई परमाणु जो है केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके आबंध बनाता है। और कौन सा आबंध, उपसय संयोजी आबंध। और जहां पर जो है उपसय संयोजी आबंध की बात होगी वहां पर क्या होगा, उपसय संयोजी यौगिक, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जो है लीगैंड कभी भी जो है टूटने वाला नहीं है, मतलब इसको हम आयनित नहीं कर सकते। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बाउंडेशन है इसके लिए, किसके लिए, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन होने के कारण इसके बाद जटिल यौगिक बोलते हैं इसको। किसके कारण, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर की चीज को हम तोड़ नहीं सकते। अगर टूटेगा भी तो इतना अलग टूटेगा, और जो ये बाहर वाला हिस्सा होगा ये क्या होगा, अलग टूटेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होता है, तुम्हारे आणविक या योगात्मक यौगिक होते हैं, जिनमें क्या होता है तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा, आयनिक अवस्था में होगा, जैसे Fe2+ हो गया। तो जो तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है वो उपसय संयोजन आबंध द्वारा कुछ परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उपसय संयोजी। तो इसको बना लो और उसके बाद में जो बोल रहा हूं उसको लिखो, लिखना, वे आणविक या योगात्मक यौगिक, वे आणविक या आणविक या योगात्मक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन उपसय संयोजन आबंध द्वारा, उपसय संयोजन आबंध द्वारा लीगैंड से जुड़ा होता है। ठीक है, उपसय संयोजन आबंध द्वारा स्थायी रूप से लीगैंड से जुड़ा होता है। कौन से यौगिक कहलाते हैं, उपसय संयोजी यौगिक। कौन से यौगिक कहलाते हैं, उपसय संयोजी यौगिक। अगर कोई पूछता है कि लीगैंड क्या है, वो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, जो यहां पर क्या हो सकता है, एनायन और उदासीन। एनायन और उदासीन, लीगैंड क्या बोला, परमाणु या फिर परमाणुओं का, और स्थायी है परमाणुओं का समूह, जो क्या होगा, एनायन या क्या हो सकता है, उदासीन। क्या बोलेंगे, लीगैंड।
समझना कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि जो परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा वो क्या होगा, एनाइन या फिर उदासीन। कारण क्या है कि अगर यहां पर मैं अगर प्लस वाला लूंगा तो यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व। क्या हमने कोई डी ब्लॉक का ऐसा तत्व देखा जो माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? सारे क्या दिखाते हैं, परमाणु है भाई, वो धातु है वो। तो धातु किस में दिखाएगा, प्लस में। अब मैं अगर लीगैंड भी यहां पर क्या ले लूंगा, प्लस, तो वो प्लस प्लस के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्ष। तो कहने का मतलब लीगैंड क्या होता है यहाँ पर, उदासीन या फिर ऋणायन। ऐसा नहीं कि लीगैंड तुम्हारा धनायन नहीं होता है, होता है, लेकिन यहां पर जो लीगैंड होगा वो कैसा होगा, या तो एनायन होगा मतलब ऋणायन होगा, या फिर उदासीन। ठीक है, इतना नोट करो। लीगैंड क्या काम करता है, इसके बाद देखना तो लीगैंड होता है, लीगैंड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करने का। और कौन सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लीगैंड क्या करता है, लीगैंड कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देता है, केंद्रीय धातु, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करके उपसय संयोजन, ये उपसय संयोजी आबंध बनाता है, उपसय संयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, उपसय संयोजी आबंध। इसके बाद देखो इन उपसय संयोजी यौगिकों को अन्य नाम से किस किस से जाना जाता है, संकुल यौगिक बोल लो, संकर यौगिक बोल लो, या फिर क्या बोल लो, जटिल यौगिक। कारण क्या होता है कि इनके पास कौन से आयन मौजूद होते हैं, जटिल आयन। जटिल आयन कौन सा, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा। क्यों बोल रहे हैं जटिल आयन उसको, क्योंकि हम जो है जैसे हमने यहाँ पर ये कर दिया तो बॉन्ड बना दिया, इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु और लीगैंड को क्या उसके आयनों में तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए एक ऐसा आयन बन गया कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन, जिसके पास मतलब बहुत सारे मिक्स तरीके के आयन होंगे। जैसे NH3 है, N-3 3H+, लेकिन उसको हम क्या है उसके आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं। जो किसके अंदर की कहानी, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पर साइड में लिखना कि इन यौगिकों को और क्या क्या बोला जाता है, संकर यौगिक या फिर संकुल यौगिक या फिर जटिल यौगिक। और इन तीनों को इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कारण क्या है, क्योंकि इन यौगिकों में कैसे आयन होते हैं, जटिल आयन, जटिल आयन होते हैं। और इन्हीं जटिल आयन की उपस्थिति के कारण इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संकर यौगिक बोल लो या जटिल यौगिक बोल लो। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, क्या देखना है, उदाहरण। उदाहरण देखना, CO कौन आ गया, कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, 3D में। ठीक है, कोबाल्ट, सुन रहे हो, C कैपिटल लिखना है, O क्या लिखना है, कोबाल्ट है वो। NH3 और 6 इधर से Cl। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे K4 FeCl6। अब यहां देखो, इसमें देखो ये जो K है ये क्या होगा, धनायन। तो बाकी जो तुम्हारा ये तुम्हारा जो यहां पर है, जिसके कारण हम क्या बोल रहे हैं, इसको जटिल यौगिक बोल रहे हैं। जो जटिल आयन अभी है उस पर कौन सा चार्ज होगा, मतलब जब हमारे पास धनायन मौजूद है तो ये किसका काम करेगा, ऋणायन का। अब जैसे इसके पास देखो है यहाँ पर धनायन, कुछ नहीं है, यहां पर क्या आ गया, ऋणायन। तो इसका मतलब धनायन कौन बनेगा, ये बनेगा।
तो कहने का मतलब जो मैंने बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट की कहानी होगी, यहां पर कौन होगा, सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व। मतलब यहां पर क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु। इस केंद्रीय धातु परमाणु से कौन जुड़ा था, लिगैंड। लिगैंड क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का दान, लिगैंड। अब यहां जो बाहर है, अगर इधर धनायन है तो इधर क्या होगा, मिस होगा। अगर इधर ऋणायन है तो इधर वाला हिस्सा क्या होगा, मिस होगा। मतलब यहां पर कौन रहता है, धनायन, और यहां पर कौन रहता है, ऋणायन। कौन रहता है, ऋणायन। ये जहां से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो ही रहा है, जैसे ये वाला है, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि कौन है, Fe। कौन से ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक। जो ये इससे जुड़ने वाले 6 अन्य परमाणु हैं, इनको क्या बोला जाएगा, लिगैंड। ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या हो गया, लिगैंड। ये क्या हो गया, लिगैंड। ये क्या हो गया यहां पर, धनायन। ठीक है, ये क्या हो गया, धनायन। यहां पर क्या है कि जो ये CO है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ये 6NH3 क्या है यहां पे, लिगैंड। 6NH3 क्या है, लिगैंड। और जो Cl है वो क्या है, ऋणायन। क्या है, ऋणायन। मतलब ये क्या है, तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उदाहरण। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उदाहरण। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से जो है, जैसे इनके पास जो है जटिल आयन है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 2 उदाहरण लिए किस चीज के, जटिल यौगिक के, एक K4FeCN6 और दूसरा CONH3 का होल 6Cl। हम क्या बोल रहे हैं, इनके पास क्या है, जटिल आयन। मतलब आयन का मतलब क्या होगा, इनके ऊपर कुछ चार्ज होगा, इनके ऊपर क्या होगा, आयन होगा। ठीक है, तो अब देखना, जैसे मैं क्या लेता हूं, पहला K4FeCN6, K4FeCN6। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो धनायन ये हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ऋणायन। मतलब एक K पे कितना प्लस होता है, +1, तो 4 पे कितना हो जाएगा, 4 ले रखे प्लस। अब मैं ऐसे नहीं तोड़ूंगा इसको कि Fe2 प्लस या Cn माइनस, इस तरीके ये अलग टूटेगा, और ये वाला क्या होगा, अलग टूटेगा। FeCN6, और इसके ऊपर कितना माइनस आ जाएगा, 4। अब खुद बताओ, यहां अंदर जो ये तुम्हारा है, इसी के कारण क्या बोल रहे हैं हम इसको, जटिल यौगिक। इसके पास देखो अंदर क्या क्या है, Fe भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन, साइनाइड, और यहां ऊपर क्या क्या, इस पे चार्ज। जैसे दूसरा वाला देखो, CONH3 6 और Cl3, CONH3 6, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। कौन सा प्लस आएगा, 3, और प्लस 3Cl माइनस। तो ये क्या हो गया, जटिल आयन हो गया। ये क्या हो गया, जटिल आयन हो गया। ये वाला क्या हो गया, जटिल आयन। इन ही जटिल आयन की उपस्थिति के कारण जो है, इन यौगिकों को क्या बोला जाता है, जटिल यौगिक, संकर यौगिक, संकुल यौगिक। सुन रहे हो, ये जो है पूर्णता अपने आयनों में नहीं टूटने वाला है। पूर्णता कब टूटता, जब ये उत्सय संयोजी आबंध भी क्या हो जाता, टूट जाता। मतलब अगर पूर्णतः आयनित हो गया तो उपसय संयोजी यौगिक नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक बन जाएगा। कहने का मतलब इनके पास क्या होते हैं, जटिल आयन होते हैं। इसके बाद देखो हेडिंग, संकर या जटिल आयन। संकर या फिर जटिल आयन, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में,
कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब समझना यहां पर, जब मैंने पीछे ना बता दिया तो आसान है। आयन है तो वो आवेशित होगा कि नहीं होगा? पहले होगा, या तो ऋणावेशित होगा, ऋणायन होगा, या फिर क्या होगा? धनायन। जैसे ही मैंने बोला कि संकर या जटिल क्या, तो तुम सीधे बोलोगे वैद्युत रूप से आवेशित होता है। आवेशित वह स्पीशीज जो क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक से अधिक लिगेंड से जुड़ी होती है। अभी समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? वैद्युत रूप से आवेशित वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु या फिर क्या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के एक से अधिक लीगैंड से जुड़ने से निर्मित होती है, जुड़ने से बनता है, जुड़ने से निर्मित होता है। मतलब क्या है कि यहां पर एक तो उस आयन के पास क्या होगा? आवेश होगा, लेकिन उस जो आयन होगा उसमें क्या क्या होगा? एक केंद्रीय धातु परमाणु और लीगैंड होगा, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु किससे जुड़ा होगा? एक से अधिक लीगैंड से। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर मैंने क्या बोला, FeCl6 और कितना चार्ज आ रहा था यहां पर? 4-। तो क्या बोल रहा है, ये जो आयन है इस पर चार्ज है कितना? 4-। ये जो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें क्या हो रखा है? एक से अधिक लीगैंड से जुड़ा है। मतलब वैद्युत रूप से आवेशित वह स्पीशीज है पूरी, जो क्या है, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु एक से अधिक लीगैंड से क्या होता है? जुड़ा होता है। उसे क्या बोला जाएगा? संकर या फिर जटिल आयन। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिख लो। जैसे क्या था वहां पे, क्या हो गया? धनायनिक संकर आयन। तो दो प्रकार के, जैसे पूछ सकता है कि FeCl6 4- किस प्रकार का संकर आयन? धनायनिक है, ऋणायनिक है, उदासीन है, सभी। तो क्या बोलना है? ऋणायनिक। ठीक है, परिभाषा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यही ध्यान रखना है। जो तुम्हारा संकर आयन है, जटिल आयन होता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक किसमें होता है? ऋणायनिक, और एक किसमें होता है? धनायनिक। ठीक है।